हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोगों से जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था उसी तरीके से मैं आपको मार्केट के ऊपर बेसिक जो की सीरीज है ना वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस बेसिक की सीरीज में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मार्केट क्या होती है, कैसे काम करता है। उसके बाद आपको क्या क्या चीजें सीखने से मार्केट के अंदर आप प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर बन सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको नॉलेज, उसके बाद प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के बाद आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से डीपली चीजों को सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने लोगों के बीच में जितने भी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव है उनके बीच में शेयर कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले देखो, मैं आप लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की जगह सीधा जो है ना आपके साथ उस पे मुद्दे के ऊपर कि मार्केट काम कैसे करता है। मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, जहां पे कि रोज की आपकी दो तरह की ट्रेडिंग होती है, तो आप भी जानते होंगे, एक तो इंट्राडे होती है, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट। तो उन चीजों को ये कहाँ ट्रेड्स होता है, कैसे होता है, अगर मान के चलिए जैसे बैंक्स में आपके फ्रॉड हो जाते हैं तो उनके ऊपर आरबीआई बैठी है, उसी की तरीके से स्टॉक मार्केट में सेबी बैठा हुआ। मार्केट्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करते हैं आप ब्रोकरेज फर्म के, जो ब्रोकरेज टर्मिनल होते हैं उनके थ्रू करते हैं। लेकिन इनका सारा का सारा जो डाटा होता है वो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे एनएससी और बीएससी के थ्रू होता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इन चीजों को कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कितनी सारी डिटेल्स में इसमें हम लोग पूरी की पूरी अभी बेसिक की सीरीज में मैं इन चीजों को आज मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पे। सबसे पहले देखेंगे तो इसके ऊपर हो गया, मैंने आपको बताया द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या हुआ, बेसिक चीज है कि मार्केट किस तरीके से काम करते हैं, क्या होता है। तो चलिए इसी चीज में मैं आगे बढ़ता हूँ। इतनी चीजें समझने के बाद ये चीज समझ में आओगे, स्टॉक मार्केट इज अ collection of market where stocks are bought and sold। मीन्स कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक जो मेरी पीपीटी है इसके अंदर एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, जो कि एक एनएससी या बीएससी के थ्रू सेबी में वहाँ पे रजिस्टर्ड है। उसमें एक होल्डिंग है मिस्टर राजीव के पास, जिनके पास 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है 90 रुपीज के कॉस्ट पे। आज की डेट में मान के चलिए संजय हो गए, संजय ने इन स्टॉक्स को 100 स्टॉक्स को 120 में परचेज किया। मींस 190 में इन्होंने बेचा, 120 में उन्होंने परचेज किया। तो इसमें दो लोगों का मार्केट का व्यू जो है ना बिल्कुल अलग हो गया। कैसे, आपको दिख रहा है एक जो 90 रुपए में राजीव ने खरीदा था, 120 आने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि इसके ऊपर मार्केट जाएगी नहीं। लेकिन संजय को क्या दिख रहा है कि नहीं यार, ये मार्केट कंपनी अच्छा काम कर रही है इस तरीके से। तो इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, जो एक आपस में ही किसी एक्स का पैसा वाई के पास, वाई का पैसा जेड के पास जाता है। लेकिन जैसे जैसे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जिनमें की कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती है वैसे वैसे उनका प्रॉफिटेबिलिटी आता है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड पेज के ऊपर। आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी एक्सचेंज, मार्केट के अंदर जो है ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं एनएससी और बीएससी के थ्रू होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। उसके बाद एनएससी जो है, एनएससी की भी स्थापना हुई है, वो भी आगे हम लोग जानेंगे। ये जितने भी आपके बाइंग और सेलिंग के डिसीजन हुए, ये सारे के सारे डिसीजन किसके थ्रू हुए, एनएससी और बीएससी दोनों में से किसी एक एक्सचेंजेस के थ्रू ही होंगे। आप एक्सचेंज के बाहर जाके ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, आपको ट्रेड करने के लिए डीमैट जो अकाउंट होता है आपका, ब्रोकर होता है, उसके टर्मिनल पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो और भी डिटेल्स में आगे मैं बढ़ता हूँ, इसी के आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, भारत और एशिया, जो कि एशिया हमारी कंट्री के आसपास जितने भी आ जाते हैं उसमें एशिया में आ जाते हैं। एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, जो महाराष्ट्र, मतलब आप जानते होंगे महाराष्ट्र जो स्टेट है उसकी राजधानी जो है मुंबई, वहां पे स्थित है। मतलब वहां पे इसका हेड ऑफिस पड़ा हुआ है। उसकी स्थापना जो हुई थी 1875 में हुई थी, जिसकी किसने किया था, आपके कपास के व्यापारी थे प्रेमचंद रायचंद ने की थी। इस एक्सचेंज की पहुंच आज की डेट में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी पहुंच 417 स्टेट में, शहर में, सिटी में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब मार्केट में जो भी काम कर रहे हैं वो 10वां सबसे पुराना है। एशिया के सबसे प्राचीन और देश के प्रथम स्टॉक एक्सचेंज को मुंबई
स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत मान्यता मिली हुई है। मतलब अगर किसी को भी एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कराना है तो उसके लिए इन स्टॉक एक्सचेंज को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ताकि यहां से जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं किसी तरीके की डाटा लेते हैं उसमें कोई भी आपको लॉसेज ना हो या आपका डाटा कहीं और पे लीक ना हो, इस वजह से इनको हर एक चीज के लिए अपने रेगुलेटरी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है 1992 में हुई थी। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 हुई। मतलब इसको देखेंगे तो ये भी मुंबई में है, लेकिन एक तरीके से आज की डेट में आप जानते होंगे बहुत सारे टेक्निकली बहुत सारी चीजें आ रही है, तो उन चीजों के ऊपर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश जो है ना सिरवानी समिति द्वारा की गई थी। कारोबार के लिहाज से ये विश्व का मतलब जो बिजनेस होते हैं जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसके हिसाब से विश्व का नंबर 3rd स्टॉक एक्सचेंज है। सोचिए इतना ज्यादा पैसों का इनफ्लो आउटफ्लो होता है बिजनेस में। मतलब कि जैसे कहते हैं आप ट्रांजैक्शन देखते हैं, सेल परचेज हुआ, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन का वैल्यू हुई उसको कहा जाता है। इसका वीसैट टर्मिनल भारत के 320 शहर तक फैला हुआ है। एनएससी देश का एक आधुनिक और पूरी तरह से स्वचालित स्क्रीन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रदान करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। अब आप मुझसे पूछेंगे वी सेट क्या होता है? वी सेट एक तरीके से आप जानते होंगे एयरटेल डीटीएच जो चलता है। एयरटेल, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एयरटेल हो गया आपका, जो जितने भी टेलीकॉम के रिलेटेड रेगुलेटरी में कंपनीज हैं, जिस तरीके से आपके पास कॉल्स आती हैं आपको तुरंत पता लग जाता है। व्हाट्सएप पे कॉल आई आपको पता लगा, नेट के थ्रू काम कर रहे हैं वो पता लग गया। तो ये जो चीज़ें होती है ना वो वी सेट के थ्रू ही स्टार्ट होती है। तो ये वी सेट सबसे बड़ा एक्सचेंज में आपको ये माना जाता है एनएससी, जो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में पूरा का पूरा काम करता है। और साथ में इसका निफ्टी जो है एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स जो है बनाया है इसमें, जो कि इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनियों का होता है। जो बाजार के जो पैरामीटर होते हैं, जो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उन चीजों को इसमें लेके किया गया है। जो देखेंगे इसमें क्या लिखा है, एनएससी के इंडेक्सेस निफ्टी 50 का उपयोग भारतीय पूंजी बाजारों में बैरोमीटर के रूप में भारत और दुनिया भर के निवेशक द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। मतलब इसके अंदर पूंजी का जो आप कैपिटलाइजेशन का होता है। अब आप पूछेंगे कि एक चीज और भी आता है, हर किसी के माइंड में आएगा कि यार दुनिया का तो टॉप 3rd तो हमारे पास है, टॉप 1 कहाँ पे है? तो टॉप 1 जो आता है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि यूएस का आता है। सो हम इसी में चीजों को और भी अगर सीखना चाहते हैं, अगर कुछ इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो क्वारी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आगे और भी डिटेल्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं आगे दोस्तों। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इक्विटी डेरिवेटिव शुरू करने वाला भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज। इक्विटी डेरिवेटिव क्या होता है? इक्विटी जो कि कहते हैं स्टॉक्स होते हैं, डेरिवेटिव मतलब आप जो कहते हैं फ्यूचर्स वगैरह में इनको करना, एक तरीके से बंडल बना के शेयर को सेल करना, वो होता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। इसके बारे में और भी हम आगे सारी चीजें सीखेंगे। और प्लीज अगर आपको बुरा लग रहा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं यहाँ पे एक पूरा का पूरा बेसिक का सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मार्केट किस तरीके से काम करता है ये जानना जरूरी है। आपके हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे होंगे जिनको सारी सारी नॉलेजेज होंगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो कैसे स्क्रैप से स्टार्ट किया जाता है, अगर आपको मिस करना है तो आप इन सारे वीडियो को आप फॉरवर्ड करके आपको देख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि मेरे थ्रू आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्री प्लॉट इंडेक्सिंग करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज है। यूएस डॉलर आधारित सेंसेक्स प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला एक्सचेंज है। इसके अंदर सेंसेक्स जैसे निफ्टी ने निफ्टी 50 किया हुआ है, बीए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बीएससी 30 का सूचकांक किया, जिसमें टॉप 30 कंपनियां आती है। एक्सचेंज आधारित इंटरनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म करने वाला भारत का पहला है। मतलब इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग कराने वाला भारत का पहला प्लेटफॉर्म है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल परचेज की जो टाइमिंग होती है, मार्केट बाजार जो है ना एक टाइमिंग पे चलता है, कितने बजे से कितने बजे तक चलता है वो भी चीजें आप जान लीजिए। आपको जानना बहुत जरूरी है। सुबह जो है ये 9 बजे लेन देन होता है, उसके बाद 9:08 पे बंद हो जाता है। ये क्या है? ये पोस्ट मार्केट जो यूएस वगैरह से डाटा आता है। आप जानते होंगे पहले आपका एक्सचेंज निफ्टी चलता था, आज की डेट में उसको चेंज करके गिफ्ट निफ्टी कर दिया गया, जो कि गुजरात में आज की डेट में उसको स्थापना की गई है। पहले ये सिंगापुर में था।
तो ये 9:08 तक जो भी उनका ट्रांजेक्शन था उसको यहाँ पे लाके बजाज के पूर्व खुलने का जो ना पोस्ट मार्केट प्री मार्केट है उस तरीके चलता है। लेकिन अगर आप बाजार की टाइमिंग के बारे में बात करेंगे तो 9:15 से लेकर 3:30 तक एक रिटेल ट्रेडर, हम जैसे जो रिटेल ट्रेडर है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं चीजों को मार्केट में 3:30 के बाद अगर आपका कोई ट्रेड फंसता तो वो आपको इंट्राडे की बजाय आपके पोजिशनल में चला जाता है। तो इन चीजों को और भी ज्यादा डिटेल्स में हम आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अंदर, अब आप जानते होंगे मार्केट है, ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार हो रहा है। इसके अंदर कई सारी चीजें हो सकती है, लॉसेस भी हो सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड एक्टिविटी भी होती है। तो इसके लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए ना आपको सेबी बनाई है। जो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? इन्वेस्टर जो है, हम लोग संजय जैसे इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके हर एक राइट्स को प्रोटेक्ट करना। स्टॉक्स के अंदर क्या चीजें होती है क्या नहीं होती, इन चीजों के ऊपर डालना। कहीं फ्रॉड एक्टिविटीज तो हो नहीं रही है, कुछ ऐसा मार्केट के अंदर कंपनीज के अंदर गलत चीज नहीं हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें होती है, इनके ऊपर होता है। अगर आपके ट्रेडर ब्रोकरेज फर्म जो है उन्होंने कुछ गलती किया उसके बारे में आपके साथ बात करना। तो और साथ के साथ जो है ना, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आज की डेट में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं इन्वेस्टमेंट का एडवाइजरी तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन आपको ज्ञान दे रहा हूँ। उस नॉलेज को पाने के लिए ना, उस टाइम पे ये भी आपको अच्छे सर्विसेज देते रहते हैं कि आप सीखिए कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है। ये चीजें जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेबी के अलावा आगे बढ़ते हैं सेबी। देखिए सेबी की स्थापना जो है ना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी, इसकी स्थापना। लेकिन सेबी को अधिनियम 1992 के तहत बाध्यता मान्यता जो है ना 30 जनवरी 1992 को मिली थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में है, जो कि आप जानते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी स्टॉक एक्सचेंज दोनों का है। इसका और भी ऑफिस है, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, उत्तरी, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम कार्यालय है। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हित का संरक्षण और प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनिमय एवं विकसित करना। मतलब उसके एक्सचेंज के जो निवेशक हैं उनके राइट्स को एक तरीके से रोकना। स्टॉक एक्सचेंज तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय को नियमन करना, मतलब जो भी सेल परचेज हो रहा उनके ऊपर ट्रांजेक्शन पे नजर रखना। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रांजिट मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइट्स, गोल्ड एक्सचेंज, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों का नियमन करना और उन्हें पंजीकृत करना। देखिए मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर ज्ञान देने के लिए लोग मिल जाएंगे, बट क्या वो सेबी रजिस्टर है ये भी जानना जरूरी है। और सेबी रजिस्टर भी हैं तो उनको ध्यान दे के कोई भी ट्रेड आप किसी के भी कहने पे पैसा तो नहीं लगा सकते ना, आपका अपना पैसा है। तो इन चीजों को आप देखिए, सीखिए। और सबसे पहली चीज है ना कि वो आपको सीखना पड़ेगा। आपका अपना खुद का पैसा है तो आप अपने पैसे का डिसीजन लीजिए कि क्या मुझे इसके अंदर पैसे में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी चीज में। अगर देखें तो उसके बाद आ गया है म्यूचुअल फंड। आज की डेट में आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, स्मॉल मीडियम म्यूचुअल फंड। आगे कई तरह के कंपनियों ने क्या किया कि कई सारे स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, तो उन्होंने क्या किया, स्टॉक्स का मैनिपुलेट करके, उनको मैनिपुलेट नहीं कह सकते, स्टॉक का बंडल बना के उन्होंने अपने तरीके से किया। और आपके जो ये पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े इसमें ज्ञानी, मतलब अच्छे अच्छे सेबी रजिस्टर्ड बंदे होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस जो है बहुत पुराने होते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को, उस म्यूचुअल फंड को एक तरीके से देखते हैं किस स्टॉक्स में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। ये हो सकता है इंट्राडे भी हो या पोजिशनल, ज्यादातर ये पोजिशनल ही खेलते हैं, पोजिशनल। अभी इसके आगे मैं बोलूँ तो आगे देखेंगे कि प्रतिभूति बाजार में संबंधित अनुचित व्यापार, मतलब अनट्रेड फेयर, जो कुछ गलत तरीके से ट्रेडिंग हो उसको भी समाप्त करना, ये भी सेबी का ही काम है। प्रतिभूति बाजार में जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना, निवेशकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना, मतलब आपको एजुकेट करना, साथ के साथ टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके से आपको नॉलेज देना किस तरीके से होता है। प्रतिभूति बाजार की इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग, मान के चलिए आप किसी कंपनी के स्टॉक्स को आपने बाय किया, उस स्टॉक्स के किसी भी एम्प्लॉई ने अपने रिलेटिव से या किसी के थ्रू भी या खुद खुद से भी उसको स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए पहले से ही पता है कि हाँ यार ये प्रॉफिट आने वाला है, इस कंपनी में बहुत अच्छी डील आएगी, तो ये एक तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। वो प्रॉफिट जो बुकिंग होती है ना वो इनसाइडर ट्रेडिंग में माना जाता है। तो ये भी एक तरीके से अगेंस्ट द लॉ है।
आप इस तरीके से किसी के भी प्रॉफिट को नहीं बुक कर सकते या पहले से इन चीज़ों को नहीं दे सकते। सो अगर अच्छा लग रहा हो तो आगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अब आगे आते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज, जो मैंने आपको बताया कि बीएससी और एनएससी होता है, बट इसके अलावा जो ये होल्डिंग थी, मान के चलिए कि एक्स जो है XYZ लिमिटेड का जो स्टॉक राजीव के पास और संजय ने सेल किया, ये पड़ा कहाँ था? जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसा डालते हैं उसी तरीके से डिपॉजिटरी सर्विसेज होते हैं, जो कि इंडिया के अंदर एनएसडीएल और सीडीएसएल चला रहा है। एनएसडीएल क्या हो गया? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। उसी तरीके से सीडीएसएल भी है। तो ये डिपॉजिटरी आपके स्टॉक्स को जो है ना एक तरीके से लेजर बना के मेंटेन करके चलते हैं कि आपने कब खरीदा, कब बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का नहीं हुआ। प्रॉफिट को नहीं देखते वो कितने में आपने बाइंग किया और आज की डेट में करंट वैल्यू क्या चल रहा है। अगर आप ईमेल के थ्रू रजिस्टर्ड होंगे इनके साथ तो आपको ये सारी की सारी डिटेल्स जो ना आपको मेल करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 12वें पेज के ऊपर हम लोग आएंगे तो एनएसडीएल की जो मेन ऑफिस है वो है आपका मुंबई में, और ये अगस्त 1996 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये फर्स्ट जो है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स डिपॉजिटरी इन इंडिया विद द नेशनल कवरेज। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन सजेशन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसको रिसर्च बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था। इट्स डीमेट अकाउंट नाउ होल्ड एसेट्स वर्थ ₹4 ट्रिलियन, मतलब 4 ट्रिलियन के ये आज की डेट में डीमेट अकाउंट होल्ड कर रहा है। उसके बाद सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इज द इंडिया सिक्योरिटी सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी फाउंड इन 1999, मतलब एक 1999 में बना हुआ था। उसके अलावा ये सीडीएसएल इज द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट, मतलब नंबर एक तो होता है जैसे कि कहते हैं आपने ट्रांजेक्शन किया, ट्रांजेक्शन की वैल्यू के ऊपर आपका एनएसडीएल हो गया, लेकिन अगर नंबर ऑफ अकाउंट की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे आगे आता है वो सीडीएसएल आता है। तो हम इसके आगे और बढ़ते हैं। अबाउट मार्केट जानते होंगे, मार्केट क्या है। मार्केट के बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, लेकिन मार्केट के अंदर दो तरीके की चीजें जो है बिजनेस होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ये हो गया कि मान के चलिए आपने कई सारे स्टॉक्स का सुना होगा कि आईपीओ आना है, आईपीओ आ रहा है, आईपीओ मतलब फर्स्ट पब्लिक ऑफरिंग। जो है पहली बार जब स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट होता है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। आईपीओ में जो भी जिसके पास भी अलॉटमेंट मिलता है उनकी अलॉटमेंट को वो प्राइमरी मार्केट की ट्रांजेक्शन कहा जाता है। उसके अलावा जैसे अभी संजय और मैंने कुछ देर पहले आपको मैंने संजय और राजीव का ट्रांजेक्शन बताया, ये संजय और राजीव के ट्रांजेक्शन को आप सेकेंडरी मार्केट मानेंगे। सेकेंडरी इन द सेंस कि आज एक बार आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाने के बाद उस कंपनी के जो शेयर्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो आगे खरीद बेच होती है, वो सारे के सारे जो सेकेंडरी मार्केट में माने जाते हैं। तो ऐसी ही चीजें मार्केट चलती है, और इसको ये सेकेंडरी मार्केट की जो ट्रांजेक्शन है या प्राइमरी मार्केट की जो ट्रांजेक्शन है वो एनएससी बीएससी के थ्रू और सीडीएसएल के थ्रू होता है, और उसकी देखरेख से ही करता है। तो हम लोग अच्छा लग रहा हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए दो तरह की मार्केट होती है स्टॉक मार्केट में, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे या इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले मैं तो आपको ये बोलूंगा इंट्राडे छोड़िए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा वो चीजें भी आपको सीखना पड़ेगा। इसके आगे अगर बढ़ेंगे हम तो आता है लर्न चार्ट एनालिसिस। चार्ट्स को आपको सीखना पड़ेगा। देखिए चार्ट्स क्या होता है, चार्ट्स आप जानते होंगे, चार्ट लोग चार्ट 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 कई जगह आपने सुना होगा। चार्ट्स क्या है? चार्ट्स मार्केट की सेल और बाइंग के लेवल को दिखाता है कि आज मार्केट यहाँ गई, ये हुआ, वो हुआ, मार्केट कहाँ पे आके रुकी। इन चीजों को आप सीख सकते हैं चार्ट के अंदर। चार्ट के अंदर आपको मार्क करना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि मान के चलिए कि आज मार्केट यहाँ पे रुकी तो ये सपोर्ट हो गया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये चीजें आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे। आरएसआई होता है, मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज क्या होगा? प्राइस के 2, 3, 4, 5 दिन के प्राइस के वो एवरेज को बताता है। तो ये सारी चीजें जो भी है वो आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया एमएससीडी सीख सकते हैं, आरएसआई हो गया, एडीएक्स हो गया, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्सेस, रेट ऑफ चार्जेस, स्टॉकिस्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ। उसके अलावा ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इन चीजों को आपको सीखने की जरूरत है। आगे हम बढ़ते हैं
तो वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ वॉल्यूम बेसिस के ऊपर होते हैं, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, अपग्रेड इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स जितने भी है ना, इन इंडिकेटर्स को नहीं सीखना आपको। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो आप सीखिए और आप उस इंडिकेटर्स के अंदर परफेक्ट होइए। बट कुछ तरीके से आपको मैं बता दूं कि मार्केट के अंदर दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लेगिंग होता है, एक लीडिंग होता है। लैगिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं कि मार्केट जिस तरीके से चल रही है ना, ऊपर नीचे, जैसे मूविंग एवरेज है, 10 रुपए का प्राइस था, 10 से 5 आ गया, 5 से 4 आ गया, 3 आ गया, तो जो एवरेज प्राइस होगा ना उसी तरीके से वो काम करता है, वो है लैगिंग इंडिकेटर। और लीडिंग इंडिकेटर्स क्या हो गया, एक लेवल पे प्राइस पे फिक्स हो गया। फिक्स मतलब वहां से उसके आगे नहीं बढ़ना, मतलब आपको अपने घर से ऑफिस जाना है तो वो फिक्स है आपका रूट। तो वो रूट हो सकता है आज एक्स की जगह वाई रास्ते से जाइए आप, किलोमीटर बढ़ जाएंगे, मतलब प्रॉफिट वहां पे ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा, बट आपका रूट जो है, आपका डिस्टेंस जो है, आपका डेस्टिनेशन जो है वो सेम रहेगा। वो सारे के सारे लीडिंग इंडिकेटर्स में आते हैं। तो ये सारी चीजें आप चाहें तो और भी चीजें सीख सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में जो इंडिकेटर्स होते हैं, डीपली हम लोग आगे धीरे धीरे इन चीजों को सीखेंगे। पहले तो हम लोग मार्केट के बारे में सीखते हैं। अब आते हैं, एक चीज क्या है, आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो आप अगर हैं तो सबसे पहले आपको 18 साल की एज होनी चाहिए। आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आप चाहें तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन ही खोलिए या ऑनलाइन खोलिए, आप जो आपको सुविधा मिलता है उसके तरीके से कीजिए। बट मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप ऑनलाइन कीजिए। सारा का सारा डिटेल्स आपके पास बुकलेट तक आपके घर पे आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ब्रोकर। कौन कौन से आज की डेट में इंडिया में ब्रोकर्स हैं? जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, शेयर खान हो गया, एम स्टॉक हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया। तो मार्केट में आपके पास ऑप्शंस बहुत से अवेलेबल हैं ब्रोकर्स के। अब इसमें आपको चूज करना है किसके साथ आपको बिजनेस करना है, कौन सा है। अब चूज करने के लिए क्या देखा जाता है? चूज करने के लिए बहुत सी चीजें देखी जाती है। आपको ये जरूरी नहीं कि आपको कोई कहते हैं आपको चार्जेस कम ले रहा है और वो आपको कस्टमर सर्विसेज ना दे, तो फायदा क्या है? तो ये चीजें आपको देखना जरूरी है। इन्हीं चीजों को हम और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, तो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हाउ टू चूज अ डीमेट अकाउंट, मतलब इजी फॉर ओपनिंग अकाउंट। उसके बाद उनके सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, ट्रेडिंग कॉस्ट और उसकी ब्रोकरेज क्या है, एएमसी मिनिमल अकाउंट एएमसी लगता है इनका, ऑनलाइन एनालिसिस ऑन योर डीमेट अकाउंट होल्डिंग, डे ट्रेडिंग स्क्वायर ऑफ टाइम, कस्टमर सपोर्ट। सबसे बड़ा जो है ये मेन पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को देखना जरूरी है। सो हम आगे इसके आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट क्या है चाहिए आपको? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, बट मेन आधार कार्ड के थ्रू आज के डेट में हो रहा है। फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर जो आप ऑनलाइन ओपन करेंगे, और इनकम प्रूफ फॉर एक्टिवेशन ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। ये सेगमेंट हम बाद में करेंगे। उसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या है कुछ अकाउंट्स जो ओपन होते हैं, जैसे आप जानते होंगे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रोइंग, एंजल वन, एम स्टॉक, पेटीएम, अदर। इसी में आप अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देखेंगे तो एक जीरोधा में और एक पेटीएम ले रहा है। उसके अलावा आप जाएंगे तो कई सारे ब्रोकर अलग अलग तरीके से लेते हैं, वो जीरो जीरो लेते हैं। कोई एमसी ले रहा है 50 रुपए, कोई 150 रुपए। ये 3 महीने का ब्रोकरेज होता है। उसके अलावा आप देखेंगे एंजल है। आप एम स्टॉक जो है आज की डेट में ये दे रहा है कि 999 दीजिए, आप लाइफ टाइम फ्री, आप मुझसे एमसी लीजिए। ब्रोकरेज में भी सेम चीज दे रहा है वो। तो उसके अलावा पेटीएम है, पेटीएम अभी जीरो दे रहा है, लेकिन वो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद ब्रोकरेज बढ़ा है। इन चीजों को आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा कई सारे ब्रोकरेज फर्म होती है जो ट्रांजेक्शन के ऊपर लेते हैं, तो आप इस स्क्रीनशॉट को ले लीजिए। साथ के साथ इन चीजों को अगर आप और भी ज्यादा डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे और कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी ज्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। अगर इसके अंदर कोई चीज दिख रही है कि आपको हाँ मैंने गलत बताया, कमेंट कीजिए। साथ में और भी जैसे जानते होंगे डिटेल्स, मार्केट कैसे चलते हैं, क्या होता है, सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइए। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा दूसरी, जिसमें लर्निंग के लेके जो हमारे मार्केट्स होते हैं किस तरीके से काम करते हैं वो सारी डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे।